हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने किया था रीतिबद्ध काव्यधारा। आज हम करेंगे फ्रेंड्स रीति सिद्ध काव्यधारा। रीति सिद्ध काव्यधारा में जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं बिहारी। इन्होंने क्या है, सिर्फ एक ही रचना लिखी थी, वो भी सतसई नाम से। और वो एक रचना लिखने से इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि बिहारी सतसई क्या है, अपने आप में एक अमर रचना हो गई थी। रीति सिद्ध कवियों में हाल कृत गाथा सप्तशती। देखो, जो ये गाथा सप्तशती है ये सतसई परंपरा की पहली कृति मानी गई है। जब सतसई परंपरा की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले जो रचना की थी वो हाल ने लिखी थी, गाथा सप्तशती। गोवर्धन कृत आर्या सप्तशती, अमरुक कृत अमरुक शतक से प्रेरणा ली थी। किसने ली थी? बिहारी सतसई ने। जो बिहारी की सतसई है उस पर किसका प्रभाव है? गाथा सप्तशती का, आर्या सप्तशती का और अमरुक शतक का। हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कृति कृपरामकृत हितरंगिनी है। देखो, जो सतसई परंपरा की प्रथम कृति है वो तो कौन सी है? हाल की गाथा सप्तशती। अगर सिर्फ सतसई परंपरा की पूछा जाए तो गाथा सप्तशती है। और अगर हिंदी की प्रथम कृति पूछी जाए तो वो कौन सी है? सतसई परंपरा में हितरंगिनी है। अब है बिहारी सतसई। देखो, जो बिहारी हैं उसका समय, मतलब कि उसका जो काल था वो कब था? ये जो बिहारी थे ये अकबर के जो शासन का अंत था, शासन के अंतिम दिनों से लेकर के औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक ये रहे थे। इनका जो काल था वो अकबर के शासन के अंतिम दिनों से लेकर औरंगजेब के शासन के शुरुआती दिनों तक था। आवाज आ रही उसकी। बिहारी सतसई श्रृंगार रस का एक अमर ग्रंथ है। भाव, भाषा, अलंकार और नायिका भेद की दृष्टि से यह क्या है? एक अत्यंत प्रौढ़ कृति है। रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। कितनी टीकाएं लिखी गई हैं? 50 से अधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। और ये किसने माना है? ये किसके अनुसार है? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार है कि ये डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई हैं। लगभग कितनी टीकाएं लिखी गई हैं? 50 से अधिक इस पर क्या है? टीकाएं लिखी गई हैं। किसने लिखी है? लल्लू लाल ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम की टीका लिखी है। बिहारी सतसई पर जो सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है वो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका बिहारी रत्नाकर है। इम्पोर्टेंट है, जो सबसे प्रामाणिक टीका मानी गई, किसकी मानी गई है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की मानी गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलियां लिखकर अपनी सहर्ता का परिचय दिया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसकी रचनाओं पर कुछ दोहों पर कुंडलियां लिखी थी, तो बिहारी के कुछ दोहों पर क्या लिखी थी? कुंडलियां लिखी थी। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया। ये एक पॉइंट जो है बिहारी के बारे में अपने आप में ही बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। बिहारी सतसई के जो प्रथम टीकाकार हैं, जो बिहारी सतसई पर सबसे प्रथम टीका जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? कृष्ण कवि ने लिखी थी। इन्होंने बिहारी के प्रत्येक दोहों पर क्या है? सवैया छंद लिखी थी। अब ये कृष्ण कवि कौन है? ये बिहारी के ही पुत्र थे जिन्होंने इनके प्रत्येक दोहों पर क्या है? सवैया छंद लिखी थी। और ये किस भाषा में थी? ये ब्रज भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखा था? ब्रज भाषा में लिखा था। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका आनंदी लाल शर्मा जोशी ने लिखी थी। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई ये किस में थी? फारसी में। इनके पुत्र ने किस भाषा में लिखे थे? ब्रज भाषा में सवैया छंद लिखे थे। बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर फारसी कविता का भी प्रभाव है। बिहारी सतसई क्या है? एक मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है बिहारी सतसई? मुक्तक काव्य है। इसमें दोहों की संख्या 713 है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें श्रृंगारिक जो दोहे कितने? 600 हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दोहों की संख्या पूछी जाती है। और इसमें जो श्रृंगार पद दोहे हैं वो कितने? 600 हैं। बाकी बच्चे कितने हैं? कौन से? शेष, भक्ति, नीति एवं प्रस्थिपरक है। भक्ति, नीति और प्रस्थिपरक दोहे हैं।
तो बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है। दोहों की संख्या 713 है। श्रृंगारिक जो दोहे हैं वो 600 हैं, बाकी जो हैं वो भक्ति, नीति और प्रस्तिपरक हैं। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना किससे की है? पीयूष वर्षी मेघ से की है। किससे की है? पीयूष वर्षी मेघ से की है। एक तो खूब बिहारी को जो रामचंद्र शुक्ल है वो कैसा महाकवि मानते हैं? जो शुक्ल हैं बिहारी को वो कैसा कवि मानते हैं? वो मानते हैं रसवादी। शुक्ल तो रसवादी मानते हैं, लेकिन जो डॉक्टर नगेंद्र हैं उसने बिहारी को कैसा कवि माना है? दमनीवादी कवि माना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। शुक्ल ने रसवादी और नगेंद्र ने दमनीवादी कवि माना है। अब नेक्स्ट देखिए, बिहारी के जितने भी पॉइंट हैं ये सारे ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रीति सिद्ध काव्यधारा में जो प्रमुख कवि रहे बिहारी ही रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है? बिहारी की कृति से ही और बिहारी के बारे में ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा। ये भी इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि नहीं माना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से एक वाद शुरू हुआ था देव बड़े की बिहारी। किसने शुरुआत की थी? मिश्र बंधुओं ने ही इस वाद की शुरुआत की थी। उन्होंने बिहारी को कवि नहीं माना था, उन्होंने देव को बड़ा माना था बिहारी से। देव बड़े की बिहारी को लेकर आलोचकों के मध्य विवाद हुए का जन्मदाता कौन है? मिश्र बंधु ही हैं। अब है देखो सेनापति। रीति सिद्ध काव्यधारा में और कौन से कवि आते हैं? सेनापति आते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट कवि हैं। ये क्या है? प्रकृति का वर्णन। रीति काल में जो प्रकृति का वर्णन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे? सेनापति थे। कविवर सेनापति रीति सिद्ध मुक्तक करनियों में अग्रणी है। सेनापति के कवित रत्नाकर में वर्णित नायिका भेद, विरह के प्रसंग में षट ऋतु वर्णन और चमत्कार तारु तो हिंदी के साहित्य में अनुपम है। इन्होंने किस अलंकार का प्रयोग किया था? ऋतु वर्णन में इन्होंने श्लेष अलंकार का क्या है? प्रयोग किया था। सेनापति जैसा ऋतु वर्णन रीतिकाल के किसी कवि ने नहीं किया। ये इम्पोर्टेंट है। और ये सेनापति के बारे में किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि सेनापति जैसा ऋतु वर्णन रीतिकाल के किसी कवि ने नहीं किया है। इनके काव्य में है जो कौन सा अलंकार मिलता है? देखो, अभी हमने बताया था कि सेनापति की रचना में श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीतिकाल के किस कवि ने ऋतु वर्णन में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है? तो वो कौन है? सेनापति हैं। अब है रसनिधि। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह था। जिसका नाम वास्तविक दिया हुआ है वे जितने भी कवि हैं, चाहे वो रीतिकाल में है चाहे वो आधुनिक काल में है, उनके ना कुछ कवियों के दो नाम है, तो वे दो नाम याद करने जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। तो रसनिधि का वास्तविक नाम है पृथ्वी सिंह। इन्हें रतन हजारा नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें बिहारी सतसई की बातें क्या है? दोहा छंद है। कौन सी रचना है रसनिधि की? रतन हजारा। रसनिधि का रसनिधि सागर और बारहमासा ग्रंथ भी है। रसनिधि की रतन हजारा के साथ साथ रसनिधि सागर और बारहमासा ग्रंथ भी है। रसनिधि सागर पर फारसी का अधिक प्रभाव है। जो रसनिधि सागर रचना है उस पर किसका प्रभाव है? फारसी का अधिक प्रभाव है। पजनेश की फुटकुल कविताओं का संग्रह पजनेश प्रकाश है। इनकी रुचि नक्शिक वर्णन की ओर अधिक है। इनके छंदों में फारसी शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। देखो, अभी हमने पढ़ा था रसनिधि की जो रचना है रसनिधि सागर, उस पर भी क्या है? फारसी। एक मिनट। जो रसनिधि सागर है उस पर भी क्या? फारसी का अधिक प्रभाव है। और जो पजनेश की रचनाएं हैं, पजनेश की कैसी कविताएं थी? फुटकुल कविताओं का संग्रह। पजनेश की जितनी भी कविताएं फुटकुल कविताओं का संग्रह कौन सा है? पजनेश प्रकार है। और इसमें किसका वर्णन हुआ? नक्शिक का वर्णन हुआ। और इस रचना पर भी क्या है? फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो हमने देखा बिहारी की जो रचना उस पर भी फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। रसनीति की रचनाओं पर भी हुआ, पजनेश में भी। तो रीति सिद्ध में जो कवियों की रचना है उसमें मोस्टली किस शब्द का प्रभाव है? फारसी शब्द का हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि उस समय क्या था? मुगल शासन था। और मुगल शासन की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? फारसी ही थी। क्या थी? फारसी थी। तो इन पर क्या है? फारसी शब्दों का अधिक प्रभाव देखा गया है। रीति सिद्ध कवियों में द्विज देव का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है।
ये इस श्रेणी के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। देखो हमने रीतिबद्ध में पढ़ा था तो उसके अंतिम कौन थे? पद्माकर थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस धारा काव्य धारा का अंतिम कवि कौन सा? रीतिबद्ध में हमने पढ़ा था पद्माकर। अब जो रीतिसिद्ध है इसके अंतिम कवि कौन हैं? द्विजदेव हैं। इनका पूरा नाम क्या है? महाराजा मानसिंह द्विजदेव था। क्या था? महाराजा मानसिंह द्विजदेव। द्विजदेव का श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका, क्या है इनकी रचनाएं? श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका है। इनके छंद अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनका ऋतु वर्णन अत्यंत मनोहर एवं सरस है। ये थे रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि बिहारी, सेनापति, पजनेश, रसनिधि और द्विजदेव। अब है रीतिसिद्ध आलोचक, रीतिवादी आलोचक। रीतिवादी आलोचक क्या है? इन्होंने देव और बिहारी को लेकर के क्या है जो आलोचना पैदा हुई थी। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसने देव और बिहारी में से देव को बिहारी से का बड़ा कवि सिद्ध किया है, ये पूछा जाता है। तो किसने किया है? पंडित बिहारी मिश्र ने। रीतिवादी आलोचक लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर, देखो कृष्ण मिश्र ने देव और बिहारी लिखा, लाला भगवान दीन ने क्या किया? उल्टा किया, बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया। जिसने जैसे कृष्ण बिहारी मिश्र इसने देव को बड़ा माना था तो इन्होंने पहले देव और बिहारी लिया। लाला भगवान दीन ने बिहारी को माना था तो इन्होंने बिहारी को ही पहला लेकर ये क्या है? देव से बड़ा सिद्ध किया। ये एक आलोचना है देव और बिहारी कवि को लेकर। इसके जन्मदाता कौन थे? मिश्र बंधु जो थे इसके जन्मदाता थे। रीतिवादी आलोचक पदम सिंह शर्मा ने खड़ी बोली काव्य को नीरस और करण-कटु कहा है। इम्पोर्टेंट है, जो पदम सिंह शर्मा है इन्होंने खड़ी बोली को क्या कहा है? नीरस और करण-कटु कहा। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के बारे में एक और कहा था कि जो इसके बिहारी का काव्य है इसको क्या कहा था? शक्कर की रोटी कहा था। कई बार पूछा जाता है, शक्कर की रोटी कहा था। किसने कहा था? पदम सिंह शर्मा ने कहा था। और इन्होंने जो मिश्र बंधुओं का जो वाद था देव बड़े की बिहारी में, उन्होंने बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया था। किसने बिहारी को? पदम सिंह शर्मा ने जो ये वाद हुआ था देव बड़े की बिहारी में, इसमें क्या है? बिहारी को कवि के रूप में स्वीकार नहीं किया था। किसने नहीं किया था? पदम सिंह शर्मा ने नहीं किया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रीति सिद्ध काव्य। छोटा है लेकिन बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जितना ज़्यादा छोटा है उतना ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स हम अलग अलग धारा इसलिए ले रहे हैं कि ताकि हमारे जो टॉपिक है क्लियर हो जाएं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो करेंगे हम रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा को कंप्लीट करने के बाद हम जितने भी आलोचकों के कथन है रीतिकाल से संबंधित एक हम वो वीडियो भी करेंगे, क्योंकि कथन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कथन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे अपने 2 वीडियो में रीति काल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनको करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।